नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट गौरव जी बैठे हैं, जो कि आज हमें बताएंगे कि स्पोर्ट्स एकेडमी और स्पोर्ट्स कोचिंग सेंटर कैसे खोले जाते हैं और क्या क्या उनकी ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहेगी, क्या रेवेन्यू मॉडल रहेगा। उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं गौरव जी के साथ। तो गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन इसको रजिस्टर कर सकता है। सबसे पहले तो धन्यवाद रचित जी, आपने बिल्कुल जुनून एकदम से मेरे अंदर का उजागर कर दिया। जिस तरीके से आपने सारी चीजें की शुरुआत करी, देखिए अगर मैं बताऊं कि अगर आपको स्पोर्ट्स क्लब शुरू करना है तो सबसे पहली चीज ये होती है, जो भी वीडियो को देख रहा है, कंटेंट को देख रहा है, या तो वो स्पोर्ट्स कोच होगा या एथलीट होगा या किसी तरीके का बिजनेसमैन होगा स्पोर्ट्स को लेके। तो अगर आप इस चीज को पैशन के तौर पे बनाना चाहते हैं, एक ऐसे बिजनेस के तौर पे बनाना चाहते हैं जिसमें आपका जो अल्टीमेट गोल है, जो मोटिवेशन है, उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस में, जिससे आप अपनी एक आमदनी, एक ऐसा जरिया तय कर लो जिसके थ्रू आपका बिजनेस आगे बढ़ जाए, आप बहुत सारा पैसा कमाएं, तो उस पूरे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि हाँ जी, इस बिजनेस को शुरू कौन कौन कर सकता है। जैसे आपने पूछा मुझसे, देखिए कोई भी स्पोर्ट्स एथलीट है जो पहले कभी एथलीट रहा है, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो फुटबॉल का हो, चाहे वो कबड्डी का हो, चाहे टेबल टेनिस का हो, बास्केटबॉल का हो या किसी और स्पोर्ट्स का हो, वो इसे शुरू कर सकता है। दूसरा, कोई पैशनेट कोच है जो कि अच्छी कोचिंग कर रहा था अपने लेवल पे, बट वो चाहता है कि अब इसको और एक्सपैंड करे, इसको और क्रिएटिव वे में, इनोवेशन के साथ, नई चीजों के साथ लेके आए, वो इसको शुरू कर सकता है। तीसरी चीज, कोई एंटरप्रेन्योर है जो कि चाहता है कि हाँ जी, पैसा है हमारे पास, बट हम उसको स्पोर्ट्स में इस तरीके से लगाएं कि हमारे को एक नया एवेन्यू मिल जाए, एक नया तरीका मिल जाए स्पोर्ट्स के थ्रू पैसे कमाने का, वो भी एक स्पोर्ट्स क्लब के फॉर्मेट में। सर ने थोड़ा सा स्पोर्ट्स कोचिंग पे ले गए थे, तो मैं ये चीज बताता हूँ, बिल्कुल स्पोर्ट्स कोचिंग है ये, बट क्या है, हम इसे स्पोर्ट्स क्लब के तौर पे आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। रीजन फॉर बीइंग, स्पोर्ट्स क्लब और स्पोर्ट्स कोचिंग में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स क्लब जो होते हैं वो थोड़े से बड़े बच्चे या कोई ऐसी ऑडियंस जो कि बहुत अच्छे लेवल पे, आगे लेवल पे खेल रही है, क्योंकि स्पोर्ट्स क्लब्स अब ऐसे बन चुके हैं कि स्पोर्ट्स क्लब कंपलसरी हो चुके हैं। जैसे सपोज आपकी स्टेट में 2-4 जोन होंगे, जैसे हम बात करें दिल्ली को 4 जोन में डिवाइड करें, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ठीक है, ऐसे ही 4 जोन में अलग अलग स्पोर्ट्स जोन होते हैं या अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब होते हैं। उनके अलग स्पोर्ट्स क्लब्स के आपस में मीट होते हैं, हर वक्त, हर वीकेंड पे उनके मैचेस होते हैं, सारी चीजें कराई। अब इसमें किस तरीके से आप अर्निंग कमा सकते हैं वो हम बात करेंगे बाद में, बट कंटेंट को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। अच्छा गौरव, दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि भाई क्या मार्केट अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ है। अगर सपोज आज की तारीख में मैं एक स्पोर्ट्स आपके कहने पे क्लब हम लोग अगर शुरू करने जा रहे हैं, तो हम उसमें कितना एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मान के चले। सपोज हम पहले साल में 20 से 25 लाख रुपए की अर्निंग कर पाते हैं, और हर साल हमें कितना बढ़ेगा और क्या मार्केट साइज है, क्या अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा दर्शकों को ये बताइए। देखिए, ग्लोबल मार्केट अगर देखी जाए तो बहुत बड़ी मार्केट है इसमें, क्योंकि सिर्फ एक चीज पर अगर आप फोकस करेंगे कि हाँ जी हम सिर्फ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराएंगे स्पोर्ट्स के, या स्पोर्ट्स क्लब है हमारा, तो हम तो सिर्फ स्पोर्ट्स क्लब्स के साथ मिलके या बच्चों को हम कोचिंग देके करवाना चाहते हैं, वो एक बहुत छोटी सोच हो जाएगी। बड़ी सोच के हिसाब से अगर आप देखा जाए, तकरीबन 7.4% के हिसाब से मार्केट बढ़ रही है आज के टाइम पे। अगर आप बिजनेस को बिजनेस के तौर पे लेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्स कोच हो सकते हैं, एथलीट भी होंगे, ठीक है, या एंटरप्रेन्योर होंगे, बट मुद्दा यह है कि आप 4-5 एवेन्यू है, 4-5 इनकम सोर्सेज अगर इसमें ऐड नहीं करेंगे एज ए बिजनेस के सोर्स पे, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं उस तरीके से अर्निंग दे पाएगा जिस तरीके से आपने बोला। अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी 20-25 लाख, 1 करोड़ तक भी आराम से जा सकता है, सवाल ये पैदा होता है कि आप कितने एवेन्यूज उसमें क्रिएट करते हैं फॉर इनकम। क्योंकि देखा जाए सिर्फ कोचिंग ही नहीं, मैं तो स्पोर्ट्स के वियर भी प्रोवाइड कराऊंगा, स्पोर्ट्स क्लोथिंग हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, थर्ड पार्टी वाइट लेबलिंग हो गई, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस तो हमने ही डाल रखे हैं इस पे कि हाँ जी सपोज स्पोर्ट्स कोचिंग को लेके आप अगर कुछ नया चाहते हैं, कुछ नई चीजें करना चाहते हैं, तो आपको ना बिजनेस के मॉडल को रीथिंक करना पड़ेगा, तब जाके आपके एवेन्यूज क्रिएट होंगे, और एवेन्यूज क्रिएट करने से पहले आपको कराना पड़ेगा इसका बिजनेस रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल, अगला मेरा क्वेश्चन यही होने वाला था कि भाई क्या क्या लाइसेंसेस और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन एक लीगल वे में इसमें बढ़ने के लिए चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में बिना कोई करंट अकाउंट के कोई बिजनेस आज की तारीख में बिजनेस नहीं है जिसके पास करंट अकाउंट नहीं है। तो करंट अकाउंट खोलने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो लाइसेंसेस क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए, क्या सेक्शन 8 बनाए, ट्रस्ट बनाए, सोसाइटी बनाए, सब लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। थोड़ा गौरव जी इसके बारे में भी दर्शकों को गाइड करिए। बिल्कुल सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल लाजमी है और बिल्कुल समय के हिसाब से बिल्कुल सूक्ष्म है, बिल्कुल सूट करता है इस पोजीशन पे। मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज अगर आप स्पोर्ट्स
क्लब शुरू करना चाहते हैं तो आपको दो तरीके से ऑप्शन आते हैं। एक होता है कि हाँ जी हम एक एनजीओ फॉर्मेट में इसको बनाएं, जिसके लिए हमें सेक्शन 8 रजिस्टर कराना बहुत अहम है। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास कि हाँ जी हम इसे एनजीओ के फॉर्मेट में नहीं ले जाना चाहते, हमारे पास खुद का कैपिटल है, हमारे पास खुद के रिसोर्सेज है, हम कहीं से फंडिंग ले सकते हैं, एज ए स्टार्टअप इसको रन करना चाहते हैं ताकि हमें प्राइवेट इक्विटी फ्यूचर में या सपोज हम वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू फंडिंग या एंजल इन्वेस्टमेंट के थ्रू फंडिंग लेना चाहते हैं तो ये टोटली प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर कराया जा सकता है। अब ये दोनों अलग अलग है रीजन फॉर बीइंग। जब आप डोनेशंस लेंगे तो डोनेशंस के तौर पे आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर एक एनजीओ फॉर्मेट में रखना पड़ता है। अब एनजीओ फॉर्मेट में इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि वहां पे आपकी डोनेशंस कहीं और क्लब ना हो जाए आपकी इनकम्स के साथ, या आप कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी ना कर पाए जो कि सरकार के मानकों के हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है अगर मैं बोलूं तो आपको सेक्शन 8 कंपनी जब रजिस्टर करानी है, जब आपका प्राइम गोल है कि आप इसको एनजीओ के फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, आप प्रॉफिट मोटिव आपका नहीं है। अगर प्रॉफिट मोटिव है भी तो बहुत ज्यादा नहीं है, एनजीओ के तौर पे ज्यादा है। मतलब जैसे सपोज 100% में से 70% आपका एनजीओ फॉर्मेट मोटिव है और 30% आपका मोटिव है कि हाँ जी सिर्फ अर्निंग करनी है। बट अगर हम देखा जाए, जब हम बात करते हैं हाँ जी प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में इसको प्राइवेट स्ट्रक्चर में किस तरीके से रन किया जाए, देखिए उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है, सेम सेक्शन 8 में भी रिक्वायरमेंट आती है क्योंकि जैसे जैसे आपका स्पोर्ट्स क्लब बढ़ेगा, रजिस्टर्ड होएगा, आगे करेंगे, लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे सर। बिल्कुल। अब मुद्दा आता है कि हाँ जी हम इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की बात तो ये हो गई, ठीक है। बट अगर किसी को रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी पूछनी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाँ जी इसके बिजनेस मॉडल क्या क्या हो सकता है। देखिए सर बिजनेस मॉडल बहुत सारे बेहिसाब तरीके के हैं, क्योंकि जब हमने बात करी स्पोर्ट्स क्लब की तो हमने किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स का नाम नहीं लिया, उसका एक रीजन था। उसका रीजन ये था कि आप किसी भी तरीके के स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, क्रिकेट में, हॉकी में, बास्केट। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।